ये शरद पवार जी क्या सोच रहे हैं ये हिंदुस्तान में कोई समझ ही नहीं सकता। एक दिन बाला साहब जी ने मुझे बुला के कहा कि आप राज्यसभा में जाइए और पार्टी का काम करिए, तो मैं एक एक्सीडेंटली पॉलिटिक्स में आ गया। मैंने एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन मुझे आप कह सकते हैं। बिहारी हूँ, तो बिहारी आदमी बेसिकली बड़ा एक वो होते हैं, बोल्ड होते हैं और बिंदास भी होते हैं और थोड़ा सा दूसरे भाषा में झगड़ालू भी होते हैं, तो हमको मज़ा आता था। उसने बड़ी स्टोरी छापी कि संजय निरुपम ने उत्तर भारतीय समाज से कल्याण की घटना के लिए माफ़ी मांगी। उसके बाद बाला साहब जी का फ़ोन आया और बहुत डांटा गया कि भाई आप माफ़ी क्यों मांग रहे, शिवसेना कभी माफ़ी नहीं मांगी, तो फिर हुआ कि शादी करनी है। इनकी माँ की एक ही चिंता थी कि जो जितने बिहार यूपी वाले यहाँ आते हैं ना, सबके पहले से एक शादी गांव में रहती है, तो ये दूसरी बीवी तो नहीं होगी तुम्हारी। कुत्ते ने आदमी को काटा तो न्यूज नहीं होगा, आदमी ने काट दिया तो न्यूज है। राज ठाकरे टूट के आए इधर, अपनी पार्टी बनाए, तो पहला अटैक छठ पे। छठ नहीं होने दूंगा, मैंने कहा तो रोक के दिखाओ। क्या आम आदमी के पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के ऊपर कितना बड़ा आरोप लगाया, क्या क्या लगाया, कोई भूल सकता है क्या? लेकिन फिर कांग्रेस ही क्यों, लालू यादव पे क्या आरोप लगाते थे श्रीमान केजरीवाल जी, शरद पवार जी पे क्या आरोप लगाते थे, जरा याद करिए। अखिलेश यादव पे, मुलायम सिंह जी पे कितना आरोप लगाते थे। आजकल राजनीति का वो दौर चल रहा है जब नेता अपने उसूलों आदर्शों का गला घोटकर पार्टी का साथ उस समय छोड़ देते हैं जब पार्टी को उनकी ज्यादा जरूरत होती है। तो आज उसी दौर के एक नेता हमारे साथ हैं जो कांग्रेस से उस समय से जुड़े हुए हैं जब पार्टी का बुरा दौर भी उन्होंने देखा है, और अब जब पार्टी कर्नाटक और हिमाचल को जीतकर एमपी सीजी राजस्थान को फतह करने की तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस के नेता संजय निरुपम जी हमारे साथ हैं। ये शिवसेना के नेता भी रह चुके हैं, पूर्व पत्रकार भी रह चुके हैं, पूर्व सांसद भी, और वर्तमान में एज ए कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर आपकी पहचान है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। महाराष्ट्र की राजनीति को आप ज्यादा समझते हैं, तो सर पहला सवाल यही है कि शरद पवार क्या सोच रहे हैं? कहीं गठबंधन धर्म पर चाचा और भतीजे का रिश्ता भारी तो नहीं पड़ रहा? ये शरद पवार जी क्या सोच रहे हैं ये हिंदुस्तान में कोई समझ ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि शरद पवार जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। भले उनके ऊपर चारों तरफ से दबाव है, उनके ऊपर उनकी पार्टी के जो उनके पुराने सहयोगी हैं, प्रफुल्ल भाई पटेल हों या उनके भतीजा अजीत पवार या वलसे पाटिल जैसे लोग हैं जो उनके सीनियर, उनके कोलीग रहे हैं, उनका जबरदस्त उनके ऊपर दबाव है कि छोड़ें वो और बीजेपी की तरफ एनडीए का हिस्सा बने। शायद परिवार के अंदर भी इस प्रकार का दबाव होगा। शायद बीजेपी की जो अपनी एक कूटनीति होती है जिसमें वो अलग अलग एजेंसियों के जरिए दबाव डालते हैं, तो शायद उस प्रकार का भी कोई दबाव होगा। लेकिन अंततः शरद पवार जो महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा है, उस परंपरा में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। आपने ये कहा अभी कि भाजपा जो है अपने तमाम एजेंसियों के जरिए डराने धमकाने की कोशिश करती है कि आदमी हमारे साथ आ जाए। आपसे बहुत लंबे समय से कांग्रेस में हैं और मुझे आपके पुराने कुछ बयान भी याद हैं कि जब आप बड़े अपने आप को पार्टी के अंदर आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि आपको पार्टी के बड़े नेताओं ने आपको हाशिए पर डाल दिया, तब भी आप पार्टी के साथ बने रहे। तो कभी भाजपा की तरफ से आपको ऑफर नहीं मिला या फिर कभी कोई दबाव नहीं बनाया गया? भाजपा वाले मेरे पुराने साथी हैं। जब मैं शिवसेना में था उस समय एनडीए का हिस्सा था और वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे। न तो उनका कभी ऑफर आया और न मैंने कभी कोई प्रयास किया। शायद उनको लगता है कि ये ऐसा आग है कि इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। शायद मुझे डाइजेस्ट करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। और मेरा जो आइडियोलॉजिकल एक लाइन है और जो मैं एक बहुत साफ शफाफ ढंग से अपनी बातें रखने वाला व्यक्ति हूँ, उस हिसाब से उनको पता है कि मैं उनके फर्मे में फिट नहीं बैठ पाऊंगा, इसलिए कभी उनकी तरफ से नहीं आया और मैंने भी कभी कोई रुचि नहीं दिखा और मैं कभी इंटरेस्टेड भी नहीं रहा। आप बड़ी विभाग छवि के नेता हैं और सर का एक परिचय ये है ना कि ये बिहार के रहने वाले हैं और बहुत बढ़िया भोजपुरी बोलते हैं। अभी बात करते करते मुझे बात पता चला कि सर की भोजपुरी बड़ी अच्छी है। तो सर हम लोग उस समय के हैं जब आप मुंबई गए होंगे तो हम लोग अभी छोटे रहे होंगे, 8वीं 9वीं में पढ़ता था, तो अखबारों के पहले पन्ने पे दिखता था कि फला बिहारी को जो है सो मुंबई में उसके घर पे हमला हो गया, अमिताभ बच्चन के घर पे हमला हो गया, राजू श्रीवास्तव के घर पे हमला हो गया। और उस समय में सर आप मुंबई में गए और मुंबई में आपने राजनीति में अपनी पकड़ बनाई। आप उस पार्टी के नेता रहे आप
जिस पार्टी पर आरोप लगते रहे कि ये पार्टी बिहारी संगे बड़ा अन्याय करती है, तो बड़ा टफ रहे, कैसे रुआ अपना के स्थापित कैनी हो जाए मुंबई में? स्थापित करनी मतलब ये एक लंबी प्रक्रिया है और एक दिन में सब कुछ ना हो जाला, टाइम लगेला। हाँ। धीरे 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 जैसे एक पौधा के पेड़ बने में टाइम लगेला, वैसे एक नेता के भी खड़ा हुए में थोड़ा वक्त लगेला। तो वक्त लागल खूब, खासकर बिहारी नेता के मुंबई के अंदर। हाँ, मुंबई में एक चीज समझ लीजिए, मुंबई में अगर सबसे बड़ी आवाज इन टर्म्स ऑफ पब्लिक वोटर अगर मराठी आवाज है, तो दूसरी सबसे बड़ी आवाज उत्तर भारतीय है। अच्छा। क्योंकि डेमोग्राफिकली हम लोग बहुत मजबूत हैं वहाँ पर, बहुत बड़ी संख्या में। और ये शिवसेना को समझ में आ गया था 1992-93 के दंगों के दरमियान, बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद जो तोड़ा गया था, उसके बाद जो दंगे भड़के थे, उसमें शिवसेना ने अपनी एक भूमिका निभाई। उसके ऊपर अलग अलग तरह के जांच वाँच बैठी है। लेकिन उस दंगों के दरमियान उनको समझ में आ गया कि अगर आपको मुंबई की नस को पकड़ना है और मुंबई से जुड़ना है, तो सिर्फ मराठी भाषी लोगों के साथ जुड़ करके आप लंबे समय तक राजनीतिक तौर पर प्रासंगिक नहीं रह सकते। तो राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए ज़रूरी है कि यहाँ के उत्तर भारतीय समाज के साथ जुड़ा जाए। तब उन्होंने सोचा कि एक हिंदी में सामना शुरू किया जाए, और उसके लिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया कि आप आइए, अब हमारा अखबार शुरू करिए। सच बताता हूँ, मैं शुरू में बहुत डरा हुआ था, मैं जाना नहीं चाह रहा था, मैंने मना कर दिया था, ये भी एक सच है। लेकिन मेरे बहुत पुराने मित्र हैं जो आजकल शिवसेना के बहुत बड़े नेता हैं, संजय राउत, वो मराठी पत्रकार थे, मैं हिंदी पत्रकार था, तो वही उनका ही आग्रह था कि नहीं आप आइए और आपको ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद तो थोड़ी एक इतिहास ही बन गया है कि अखबार शुरू किया, अखबार जम गया। फिर उसके बाद जब अखबार चल रहा था, अखबार के जरिए मैं लोगों से संवाद स्थापित कर रहा था और शिवसेना और उत्तर भारतीय समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी एक दिन बाला साहब जी ने मुझे बुला के कहा कि आप राज्यसभा में जाइए और पार्टी का काम करिए। तो मैं एक एक्सीडेंटली पॉलिटिक्स में आ गया, मैंने एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन मुझे आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं जब मुंबई गया था तो कोई भी ख्वाब नहीं था पॉलिटिशियन बनने का। मैं एक पत्रकार था और ज़्यादा से ज़्यादा लेखक बनने का एक ख्वाब था। सोचा कि फिल्मी नगरी है तो एक आध फिल्म लिखेंगे, और कुछ लिखने का शौक था, फिल्म देखने का शौक था। तो उस दिशा में मैं प्रयास भी कर रहा था। प्रयास करते करते एक दो फिल्म भी लिख डाली मैंने। अच्छा। फिल्म बन भी गई, रिलीज भी हो गई, फ्लॉप भी हो गई। नाम क्या था फिल्मों का? मराठी फिल्म थी या हिंदी? नहीं, एक फिल्म थी रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ, जो मैंने लिखी है, देवानंद की फिल्म थी। उनको देव साहब को ही सुनाई थी मैंने कहानी, उन्होंने बड़ा लाइक किया था। तो फिर जब मुझे इन्हें राज्यसभा दे दी और मैं एक्टिव हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि फिर अब मेरा धर्म है कि मैं जिस समाज से आता हूँ, समाज से जुड़ूं और उस समाज की ताकत बन के खड़ा हो जाऊँ। अच्छा। फिर मैं उस समाज की ताकत बनने की दिशा में, उत्तर भारतीय समाज, हाँ, फिर उस समाज की दिशा में, ठीक है, मुंबई में रहना है तो सबके लिए काम करना है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ईयर मार्क करके रखेंगे, जो यूपी वाला बिहार वाला आएगा उसी का काम करो, बाकी किसी का काम, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उत्तर भारतीय समाज वहाँ पर बहुत ही एक ऐसा महसूस कर रहा था कि जो उसकी लीडरशिप है वो तो स्ट्रांग नहीं है और बहुत उनके लिए खुल करके बोलने वाली लीडरशिप नहीं है। तो मैं उनके लिए फिर निकला, और चूंकि बिहारी हूँ तो बिहारी आदमी बेसिकली बड़ा एक वो होते हैं, बोल्ड होते हैं और बिंदास भी होते हैं, और थोड़ा सा दूसरे भाषा में झगड़ालू भी होते हैं। तो हमको मजा आता था हर बात पे जहां गलत लगा उलझ जाने में मजा आता था। उस पर मेरा नुकसान भी हुआ कभी। हालांकि हमेशा पॉलिटिक्स में आते ही लोगों को पहली सीख ये दी जाती है कि यू शुड बी ऑलवेज पॉलिटिकली करेक्ट। पहली सीख ये होती है कि वन शुड बी ऑलवेज पॉलिटिकली करेक्ट। उस समय आप थे, कभी बाला साहब ठाकरे से आपकी बातचीत हुई कि भाई आप लोग क्यों बिहारियों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं? एक बार शायद बाला साहब जी आपसे नाराज भी हुए थे। वो 2003 में कल्याण में जब रेलवे के अभ्यर्थी आए थे एग्जाम देने के लिए, तब उनके ऊपर बिहार से आए थे बड़े पैमाने पर। और तब का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जो एग्जाम्स होते थे ना, उसमें ऑल इंडिया एग्जाम होता था, तो एनीबडी कैन अप्लाई फ्रॉम एनीवेयर। तो ऐसा तो कोई रूल था नहीं कि भाई कि मुंबई में अगर एग्जाम है तो सिर्फ मुंबई के लोग इसमें शामिल होंगे। जो हमारे बच्चे आए थे सब उनको दौड़ा कर मारा गया। तो उस समय शिवसेना में जो सबसे ज्यादा कोई दुखी हुआ होगा मैं ही था, क्योंकि मैं बिहारी और बिहारी लोगों को मारा जा रहा है। तो लग रहा जैसे मैं ही मार खा रहा हूँ ऐसा लगा था मुझे उस समय। तो मैंने लीडरशिप से बात की, बाला साहब को भी बोला कि ये गलत हुआ है
और इसका कहीं ना कहीं इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये 2003 के बाद शिवसेना की बड़ी बदनामी हुई। मैं बहुत ज्यादा निशाने पे रहता था, बहुत ज्यादा झेलता था मैं, सारे हमले मुझ पे ही होते थे। और उसके बाद फिर 2004 का चुनाव आता है, जब लोकसभा लड़ने के लिए मुझे उतारा जाता है। और मुझे उस समय के जो नेता थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे सुनील दत्त साहब, उनके खिलाफ मुझे उतार दिया गया। और बहुत अच्छा माहौल बनाया मैंने। जो दत्त साहब 2.5 लाख, 3 लाख और 4 लाख के मार्जिन से जीता करते थे, वो चुनाव में सिर्फ 30,000 से हारा, 30-35,000 के आसपास से हारा हूँ मैं। तो हारने का कारण सिर्फ इतना ही था कि 2003 में उत्तर भारतीयों पे जो हमला हुआ था बच्चों पे, उसकी वजह से एक सर्टेन सेक्शन ऑफ जो उत्तर भारतीय समाज मुझ पे नाराज था। मतलब हाँ, उन्होंने कहा कि वे संजय निरुपम सही हो सकते हैं, लेकिन वो शिवसेना के बैनर से तो हम उनको वोट नहीं देंगे। उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव आया, और मुझे आज भी याद है कि विधानसभा चुनाव में जब उस समय पहली बार आज के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे थे ठाणे से, तो एकनाथ शिंदे का मेरे पास फोन आया कि साहब, मेरे इलाके में उत्तर भारतीय समाज बहुत है और ये सब 2003 की घटना से बहुत नाराज हैं शिवसेना से, और सब चाहते हैं कि आप उनको एड्रेस करें, तो आप मेरी चुनाव की सभा संबोधित करने के लिए आप आएँ। मैं गया, शिंदे साहब थे, हम लोग शिंदे का पहला चुनाव था, वो एकदम कॉर्पोरेटर थे। उससे पहले मैंने काउंसिलर थे वहाँ ठाणे कॉर्पोरेशन। और वहाँ पर भाषण देते देते मैंने कहा कि भाई, कोई भी गुनाह होता है तो उस गुनाह की एक ही सजा होती है, दो सजा नहीं हो सकती। तो जो कल्याण में हुआ वो एक गुनाह था हमारी तरफ से किया हुआ, और उसकी सजा आपने हाँ, मैंने कहा कि उसकी सजा आपने मुझे हरा के दे दी है, तब उसकी दूसरी सजा एकनाथ शिंदे को हरा के मत देना। तो जो हुआ, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, इनको जिताओ आप लोग। अच्छा। और उसके दूसरे दिन वहाँ के महाराष्ट्र टाइम्स, एक मराठी लोगों का बड़ा अखबार है, टाइम्स ग्रुप का अखबार है, उसने बड़ी स्टोरी छापी कि संजय निरुपम ने उत्तर भारतीय समाज से कल्याण की घटना के लिए माफी मांगी। उसके बाद बाला साहब जी का फोन आया और बहुत डांटा गया कि भाई आप माफी क्यों मांग रहे हो, शिवसेना कभी माफी नहीं मांगती। उनको बिल्कुल शिवसेना को माफी नहीं मांगनी है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस तरह कई घटनाएं घटती रही हमारे बीच। और लेकिन बाला साहब एक बहुत जहीन इंसान थे, बड़े बड़े दिल के नेता थे और बड़े लोकप्रिय थे, और वो भी बड़ा गरीबों के लिए दिल में दर्द रखने वाले नेता थे। एगो बात हम जानना चाहते नहीं कि रोहतास के एगो लड़का जगह जवानी पटना के मगध विश्वविद्यालय में बीतल, उनको एक मराठी लड़की से प्यार हो गया, उनका शादी भी हुई। तो मराठी परिवार में आप एक बिहारी युवा, बिहारी लड़के के तौर पे आप कैसे एडजस्ट किए? क्या उस समय कुछ विरोध हुआ कि नहीं हुआ? ये लव स्टोरी थोड़ा नहीं, विरोध वहां से तो नहीं था, मेरे घर से विरोध था। हाँ। मेरे माँ पिताजी को, माँ को इतना नहीं, पिताजी को थोड़ा सा था कि नहीं, और उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि मराठी लड़की, उनको दहेज की चिंता थी कि दहेज ना मिली। मैंने कहा तो दहेज लेंगे ही नहीं, मतलब बाकी सब लेते होंगे, हमको नहीं लेना, दहेज के विरोधी हूँ मैं, दहेज प्रथा का विरोधी है। हमारा उनका सपना रहना है कि हमारा बेटवा जवान हो गया तो जब दहेज मिल जाए, आसपास नाम हो गया कि भाई 5 लाख 10 लाख मिल रहा है, गाड़ी मिल पता नहीं कितना मिले। तो एक्चुअली हम जब जनसत्ता में रही तब गीता वहां पर हिंदी जर्नलिज्म खातिर आवत रही। अच्छा, तो मराठी पत्रकार रही बेसिकली, तो हिंदी में भी लिखे के चाहिए, लिखे के तैयारी में लिखे के थोड़ा सा एक उनके अंदर एक वो रहे, एक उनका मन रहे कि जरा हिंदी में भी लिखा जाए। तो जो एडिटर साहब रहे, एडिटर साहब एक दिन हमारे पास बोले, हमारा ऑफिस में बोले कि भाई ये 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां मेरे साथ में, कि दोनों को सिखलाना तुमको है। अच्छा। क्योंकि उस समय जनसत्ता में शुद्ध हिंदी लिखने वाला एक मैं ही था। मतलब एक सर्टेन सब एडिटरों वाला ग्रुप जो था, सीनियर सब एडिटर ग्रुप में, बाकी न्यूज एडिटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो क्योंकि बाकी जो वहां पर थे बंबई के ही लोग ज्यादा पत्रकार थे, और बंबई के जो ज्यादा पत्रकार थे उनकी बंबई में हिंदी सीखे हैं, तो उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी हम बिहार वालों की होती है, जिनकी हिंदी की पढ़ाई बिहार में हुई है। तो आपने हिंदी की क्लास दी? हाँ, तो फिर हिंदी सिखलाने लगा, तो फिर हिंदी सिखलाते फिर आ गए। तो जब हुआ कि भाई हाँ करना है, तो फिर हुआ कि भाई शादी करनी है। अब शादी करनी है तो इनके माँ बाप से मिले। इनकी माँ की एक ही चिंता थी कि जो जितने बिहार यूपी वाले यहाँ आते हैं ना, सबकी पहले से एक शादी गांव में रहती है, तो ये दूसरी बीवी तो नहीं होगी तुम्हारी। इतना मौका ही नहीं मिला पहले शादी करने का। मेरे घर पे अलग तरह का एक ऑब्जेक्शन था कि बाबूजी एकदम खिलाफ थे। मैंने समझाया
कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार अब हम लोग नए ज़माने में हैं और अरेंज मैरिज वगैरह भी हो सकता है, अरेंज मैरिज में कोई खराबी नहीं है। हाँ। लेकिन अगर मैं अरेंज मैरिज से के बजाय मुझे लव मैरिज करनी है और मैंने कोई लड़की तय कर ली है, तो फिर मुझे लगता है मुझे इसका हक है और ये आशीर्वाद आपको देना चाहिए मेरे लिए। उसके बाद एक संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ, पेइंग गेस्ट से, फिर छोटे से 1 रूम किचन से 2 रूम किचन से चलता रहा। छठ वट होता है कि नहीं? हाँ, छठ तो छठ मैं खुद करता हूँ। अच्छा, मैं खुद भाभी जी करता भी हूँ करती हैं? ना, वो नहीं करती, उनसे उपवास नहीं होता हो। हाँ, क्योंकि छठ का जो उपवास है बहुत कड़क होता है। तो 96 में जब राज्यसभा में आया तो मैंने कहा कि अब ये उत्तर भारतीय समाज को जो कल्चरली और सोशली यूनाइट करने के लिए भी कुछ प्रोग्राम होने चाहिए। हमारे पास उत्तर भारतीयों के पास कोई ऐसा आयोजन नहीं है जिसमें पूरा समाज एक साथ फक्र से जमा हो। तो हमने छठ पर आयोजन किया, पहली बार छठ का आयोजन किया। तब तक बंबई में छठ कोई नहीं जानता था, मुंबई के लोगों को पता ही नहीं था छठ क्या है। अच्छा, तो ये बड़ी उपलब्धि है। हाँ, फिर तो हमने पहला आयोजन किया जिसमें मुझे आज भी याद है, रविंद्र जैन साहब आए थे। हालांकि वो थे कानपुर के, ये अलीगढ़ के थे, लेकिन छठ का आइडिया था उनको। नदिया के पार वगैरह फिल्म का म्यूजिक दिया तो उनको थोड़ा सा आइडिया। और शिवसेना के लोगों को समझाया तो उनको फिर भी एक शिवसेना का कोई नेता को बुलाया, कहा जरा देखो तो क्या कर रहे हो। तो 3-4 दिन के प्रयास में ही हमने पूरा आयोजन किया जुहू बीच पे। थोड़ा सा एड वेड दिया अखबारों में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड देता था, मेरे पैसे से नहीं होते थे। उनको बोलता था कि इट इज दिस फेस्टिवल हैज ए कनेक्शन विद इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली फेस्टिवल है और ये क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वी वर्शिप अर्थ एंड भूमि पूजन है, अर्थ की पूजा है। ऐसे करके मैंने फ्री में ऐड छपवा दिया। लेकिन इसको स्पॉन्सर करिए आप, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो छठ क्या है बोले, ये सूर्य की पूजा है, धरती की पूजा है, नदी की पूजा है, पानी की पूजा है, प्रकृति की पूजा है। ये प्रकृति सुरक्षित रहनी चाहिए, प्रकृति अखंड रहना चाहिए, इसके लिए सदियों से पूजा हो रही है ये। तो बोला हमने तो कभी नहीं सुना, पर हाँ बिहार में हो रही है। और ये ऐसी पूजा जिसमें डूबते हुए सूरज की पूजा होती है, उगते हुए सूरज की पूजा होती है। ऐसे करके मैं अखबारों में ऐड वेड डलवाया, तो 3-4-5 दिनों के प्रयास में ही देखा 25-30 हजार लोग जमा हो गए जुहू बीच पे। और मुझे पहले आयोजन से मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया, इसको आगे जाके किया जाए। उसके बाद तो फिर छठ पूजा एक मुंबई की छठ पूजा मतलब एक इतिहास बन गया। फिर अमिताभ बच्चन जी आए थे, मनोज तिवारी के लिए उनके एक मित्र हैं पांडे जी, वो मुझे वकील साहब हैं, वो मुझे एक दिन बोले कि आप छठ करते हैं, सारे भोजपुरी कलाकारों को बुलाते हैं, इनको भी बुलाइए, मनोज तिवारी जी को बुलाइए। मैंने कहा बुला सकते हैं, मैंने कभी सुना नहीं है उनको बढ़िया से, लेकिन मैंने तब तो यूट्यूब भी नहीं आया था इतना, तो मैंने कभी सुना नहीं है, लेकिन ठीक है अगर आप कहते हैं बुलाएंगे। उनको बुला, उनका कोई एक उस पिक्चर हिट हुआ था और वो हाँ, तब अब शिवसेना के बैनर पे जब छठ हो रहा है और मैं पूरा होर्डिंग बैनर लगा के थोड़ा उसका अच्छी मार्केटिंग करता था, तो पूरा सारे जो नेशनल चैनल थे वो उनके लिए एक बड़ा न्यूज आइटम था। भाई एक बार एन चंद्रा जो मराठी व्यक्ति है लेकिन फिल्मों के डायरेक्टर हैं, अंकुश फिल्मों को बनाई थी, उन्होंने महाराष्ट्र टाइम्स में एक बड़ा आर्टिकल लिखा छठ के खिलाफ कि ये लोग कुछ तो ऐसा गर्दी करते हैं बिहारी लोग, पूरा हमारा मैं 3 घंटा फंस गया ट्रैफिक में, बिहारी लोग इतना गलती करते हैं, गलत करते हैं, सरकार को कुछ करना चाहिए। अरे सरकार क्या करेगी भाई, जब हम गणपति का विसर्जन करते हैं तो पूरा चौपाटी जाम हो जाता है, तो ऐसे छठ का कर रहे चौपाटी जाम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे बढ़ गया मामला, फिर मामला जब राज ठाकरे टूट के आए इधर अपनी पार्टी बनाए तो पहला अटैक छठ पे, छठ नहीं होने दूंगा, मैंने कहा तो रोक के दिखाओ। फिर बड़ी लड़ाई हुई, मेरे खिलाफ कुछ लोगों को खड़ा करके कोर्ट से स्टे ला दिया गया कि छठ जुहू बीच पे नहीं होगा। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट तक आया। ये बहुत कम लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मेरे ख्याल से 2007 या 8 की बात होगी, 6, 7, 8 ऐसे कोई एक साल की बात है, 6 या 7 की बात होगी। और ऐसा हो गया कि एकदम हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया कि छठ नहीं करेंगे आप। हम फटाफट यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट में जाए तो मेरे दोस्त थे उस समय अरुण जेटली जी, तो अरुण जेटली जी को मैंने कहा कि देखो पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह साहब, मैं तो कांग्रेस में आ गया हूँ, आप बीजेपी वाले, लेकिन मेरे पुराने दोस्त हैं, एक बिहारी होने के नाते मेरी मदद करिए आप। बोले क्या है, मैंने ऐसे बोला ठीक है मैं आपके लिए कोर्ट में अपियर होऊंगा। हाँ, 3-4 जज की बेंच थी, वहाँ पर मेरे लिए अपियर हुए अरुण जेटली जी, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली हमको परमिशन दिया और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर के हमने फिर से छठ का आयोजन शुरू किया। उसी साल जो एकदम तलवार लटक रही थी, तलवार को काट के हटाया। कहा जाए कि आप जो है उस समय बिहारियों के करीब करीब और करीब होते चले गए
और वैसे ही आप शिवसेना से दूर 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 होते होते बहुत दूर चले गए। 2005 में ही मैंने राज्यसभा में था, मैं राज्यसभा से रिजाइन करके निकला। तब राज्यसभा में आने के लिए लोग 5-5 करोड़ रुपए रिश्वत देते थे। मेरे पास तो मेरे तो पैसे नहीं थे मेरे पास, मिलके तो वैसे बाला साहब ने भेज दिया था, दोबारा भी भेज दिया मेरे को उन्होंने। तो और वो राज्यसभा में छोड़ के गया, रिजाइन किया मैंने कहा, जब मेरी शिवसेना से डिफरेंसेस हुए तो मैंने कहा जब शिवसेना से मेरे डिफरेंसेस हो गए और जब मैं शिवसेना छोड़ रहा हूं तो शिवसेना ने जो मुझे राज्यसभा दी है उसको रखने का कोई मतलब नहीं, वो उनका था, उनको वापस देना पड़ेगा। उनको वापस दे दिया हमने। तो सामना छोड़ दी, राज्यसभा छोड़ दी, शिवसेना छोड़ दी। तो दूरी तो मतलब 2004 के आसपास ही शुरू हो गई थी। जो दरार था मन में वो तभी हो गया था। लेकिन ठीक है, कोई भी रिश्ता जब चट्टान टूटती है ना तो एक ही पहले हथौड़े पर नहीं टूटते, पहले हथौड़े पे कहीं दरार आती है, दरख्त है 1 2 3 4 कहीं 8 10 15 20 डिपेंड करता है कितना बड़ा चट्टान है, कितनी बड़ी चट्टान है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके कई हथौड़े के बाद चट्टान टूटती है। तो वैसे ही कोई रिश्ता टूटता है तो पहले झटके में नहीं टूटता, उसको कई झटके लगते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी 4-5 हथौड़े तो लगे ही थे, लेकिन फिर भी आप बने हुए हैं। नहीं, पार्टी की तरफ से कोई हथौड़े नहीं लगे। पार्टी 2019 में लोकसभा के बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो मैंने एक टिकट की मांग की थी और वो भी नहीं दिया गया, तो थोड़ा मैं दुखी हो गया था। और ठीक है, इंसान है और ये एक इंसानी फितरत है, दुखी होना, गुस्सा होना, खुश होना और भड़कना। अगर कोई आदमी गुस्सा नहीं होता इसका मतलब इंसान नहीं हो। सवाल है, चूंकि सर आप बेबाक छवि के नेता हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछ रहा हूँ और मैं अच्छे जवाब की उम्मीद भी करता हूँ आपसे। जो मोदी जी के खिलाफ, जो एनडीए के खिलाफ जो नया गठबंधन बना है उसका नाम है इंडिया। और सर आज का ज़माना तो ऐसा है कि किसी का नाम अगर आप राम भी रख देना तो उनके विरोधी राम के नाम पे भी गरिया दे हैं कि फला इतना ऐसा है वैसा ये है। तो आपको नहीं लगता कि आपने अपनी राजनीतिक लड़ाई के लिए भारत के नाम को जो है अपना हथियार बना लिया इंडिया? वो तो गाली देंगे ही जो आपके विरोधी हैं, तो ऐसा ना कि भारत के सम्मान पे चोट होगी? इंडिया का मूल नाम तो भारत है, आर्यावर्त कह लीजिए, बहुत पहले का, आज की तारीख में तो भारत है। अब भारत के नाम पे कितनी पार्टियां हमारे देश में, क्या भारत का नाम खराब नहीं करती? खुद कांग्रेस का नाम भारतीय अखिल भारतीय कांग्रेस है, जनता पार्टी भारतीय जनता, बीजेपी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। तो भारत शब्द और भारतीय शब्द का इस्तेमाल तो सब वर्षों से हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां करती रही हैं। अब रह गई बात कि इंडिया, मुझे लगता है कि ये एक जबरदस्त नाम है, बहुत आकर्षक नाम है और इस नाम पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारें अपनी स्कीम बनाती हैं तो इंडिया के नाम पे, संस्थाएं अपनी कुछ योजना बनाती हैं तो इंडिया के नाम पे। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, पता नहीं कौन कौन सा इंडिया बनाया, मेक इन इंडिया तक बनाया। ठीक है जी, बहुत सारी आपको एनजीओज मिलेंगी, उनको अवेकनिंग इंडिया, एजुकेटिंग इंडिया चलाते हैं ना साहब। तो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूं, इस देश का नागरिक हूं, हिंदुस्तान की मिट्टी में रचा बसा हूं, तो मैं अपने तमाम विपक्षी दलों का अगर कोई संगठन बनाता हूं और उस संगठन का जो एक संक्षिप्त नाम ऐसा देता हूं जो जिसमें इंडिया की प्रतिध्वनि होती है, तो गलत क्या है? ये इंडिया के साथ कोई धोखा तो नहीं है? अगर धोखा है तो स्टार्टअप इंडिया भी धोखा है, फिर डिजिटल इंडिया भी धोखा है, फिर सीपीआई भी धोखा है, बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी भी धोखा है। सर, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। ये मोहब्बत जो है इंडिया में भी खूब दिख रही है। पहले जैसे राजनीति के तमाम परंपराओं की हमने बात की, आजकल एक नया ये भी चल रहा है कि भाई आप जिसके खिलाफ राजनीति करते थे, जिसको आप गाली देते थे, आजकल उसके साथ आप हाथ मिला ले रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार चले गए तेजस्वी के साथ, लालू यादव के साथ, उनकी राजनीति की धुरी यही थी, लालू वर्सेस नीतीश। मुंबई में, महाराष्ट्र में वही हुआ, शिवसेना और कांग्रेस मिल गई। आप छोटा रिचार्ज, आरएसएस का छोटा रिचार्ज जिसे कहते थे अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, आप उसके साथ आ गए। यहां अगर स्टैंड नहीं लिया गया, यहां अगर ठोस तरीके से राजनीतिक वो क्या बोलते हैं, एक ताना बाना अपना नहीं बुना गया या घरौंदा नहीं बनाया गया, तो देश तबाह हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे 1977 के आसपास का माहौल था, जब देश में इमरजेंसी लागू की गई थी, इंदिरा जी ने लागू की थी, जिसके लिए बाद में कांग्रेस पार्टी ने माफी भी मांगी है और इंदिरा जी ने खुद स्वीकार किया कि वो निर्णय गलत था। तो उस समय क्या था, जेपी के नेतृत्व में एक नया राजनीतिक गठबंधन शुरू हुआ, एक नया मतलब नेट तैयार किया गया राजनीति का,
जिसमें जितनी पार्टियां थी सब एक दूसरे के धुर विरोधी थी, सब आ गए थे। सब एक साथ आ गए। जनसंघ गया था ना भाई, सब मिलकर के जनता पार्टी हो गए थे। तो बिल्कुल वही दौर आज है। तो पुराने आपके गिले शिकवे भूल जाने हैं, छोटा रिचार्ज बड़ा रिचार्ज ये सब इशू खत्म। बड़ा मुद्दा देश है, देश के हित में पुराने सारे इश्यूज को भूल करके साथ में रहिए। स्वाभाविक है, आम आदमी के पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के ऊपर कितना बड़ा आरोप लगाया, क्या क्या लगाया, कोई भूल सकता है क्या? लेकिन फिर कांग्रेस ही क्यों, लालू यादव पे क्या आरोप लगाते थे श्रीमान केजरीवाल जी, शरद पवार जी पे क्या आरोप लगाते थे, जरा याद करिए। अखिलेश यादव पे, मुलायम सिंह जी पे कितना आरोप लगाते थे। वही अखिलेश जी के पास जाके बैठे हैं, शरद पवार जी के साथ जाके बैठे हैं, लालू जी के साथ बैठे हैं। तो ठीक है, समय के साथ तैयार रहना चाहिए बदलने के लिए। परिवर्तन तो एक शाश्वत सत्य है। लेकिन मणिपुर, जिस मणिपुर के मुद्दे पे आप मांग कर रहे थे कि पीएम मोदी आइए, सदन में बोलिए, सदन में बोलिए, सदन में बोलते हैं, उस समय आप वॉकआउट करते हैं, ये ठीक बात नहीं। मेरे ख्याल से वॉकआउट करने की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है। अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दे पे था, और जब इन्हें भाषण शुरू किया तो शुरू के 1.5 घंटे तक हंस हंस के, मजाक उड़ा करके लफाजी करते रहे। इसी में वो जो प्रोजेक्ट दरभंगा भी आ गया, जो है ही नहीं। बोले ना कि हर घर तिरंगा और हर प्रोजेक्ट दरभंगा, ये नया ताजा स्थिति आज हमारे यहाँ देश में। तो कांग्रेस के और तमाम अपोजिट के लोगों ने बोला कि इतने गंभीर विषय पे हमने प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है, और कायदे से उनको गंभीर तरीके से, बहुत ही संजीदगी के साथ इस विषय पे बातों को रखना चाहिए था। लेकिन वो जिस तरीके से हंस रहे, मजाक उड़ा रहे, मतलब ये जो नॉन सीरियस पर्सन। 1.5 घंटे तक जब मणिपुर का जिक्र नहीं आया, तब गुस्से में वो लोग निकल गए। और जब निकल गए तो मणिपुर पे बोले, क्योंकि अगर नहीं निकलते, पूरा अपोजिशन तो उनका इंतजार कर रहा था कि मणिपुर बोले और इसको घेरा जाए। लेकिन जानबूझ करके उन्होंने फोर्स किया कि ये विपक्ष निकल जाए। अब विपक्ष एक बार निकल जाएगा तब मणिपुर पे बोलेंगे तो कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है। 2 सवाल एक जैसे हैं सर। अभी हाल ही में अजय राय, जो आपके कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं यूपी में, उन्होंने कहा है कि इस बार जो है अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। तो पहला सवाल यह कि क्या राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ेंगे, और दूसरा सवाल यह कि क्या संजय निरुपम भी अगले लोकसभा चुनाव में 2-2 हाथ तय करने की तैयारी में है? अभी अमेठी से राहुल जी को चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना, ये तो एक तो पार्टी तय करेगी, दूसरा राहुल जी खुद तय करेंगे। अब मैं चुनाव हारने के बाद भी हम कॉन्स्टिट्यूंसी में दिन रात लगे रहते हैं। पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगे, पार्टी ने कह दिया कि नहीं लोकसभा मत लड़ो तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। सोचिए सर, आपने मुंबई में छठ पर्व की शुरुआत करवाई, उत्तर भारतीयों के बीच आपने अपनी पैठ जमाई, लेकिन मोदी लहर में आप हार गए। अगला चुनाव फिर से एनडीए जो है पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ रही है। इस बार मोदी लहर है कि नहीं है, क्या लगता है? दो इंसिडेंट बताता हूं हाल के। अभी ठीक है, 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री जी ने 2 आह्वान किया, 2 अपील की थी कि हर घर पे तिरंगा लहराइए और मेरी माटी मेरा देश, ऐसा एक उनका स्कीम था जिसमें हाथ में मिट्टी लेके अपना सेल्फी लीजिए और मेरी माटी मेरा देश जो वेबसाइट है, जो .com है, उसके ऊपर इस फोटो को पोस्ट करिए। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज एक दिन मैं सुन रहा था सुबह सुबह। मैं बहुत रेयर अर्बन आदमी हूं हिंदुस्तान का जो ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज सुनता है। बहुत कम लोग सुनते हैं। आज ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज कोई नहीं सुनता, मैं सुनता हूं डेली सुबह, क्योंकि उस समय मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूं और वो उसी समय ऑल इंडिया रेडियो ऑन करके मैं सुनता हूं गाना सुनने के लिए पहले। तो ऑल इंडिया रेडियो ने बताया कि 1 करोड़ या 1.25 करोड़ लोगों ने उस वेबसाइट के ऊपर अपना फोटो भेजा है, सेल्फी वाला। अच्छा। दूसरी एक इंफॉर्मेशन आई कि 2 करोड़ लोगों ने तिरंगा लहराया इस बार। 2% लोगों ने तिरंगा लहराया। पिछली बार ये परसेंटेज 33% था, इस बार घट के हो गया 2%। पूरे देश में बीजेपी ने खुद क्लेम किया 20 करोड़ लोग उनके मेंबर हैं, जो मिस कॉल देकर मेंबर बनाए गए थे। 20 करोड़ लोग भी अगर आप प्रधानमंत्री के अपील पे अपने घरों पे झंडा नहीं लगा पाते, इसका क्या अर्थ? एक, पिछले साल अगर आपने कहा सेल्फी डालने के लिए और अगर 33% था और वो घट के 2% हो गया, इसका मतलब आपकी अपील का असर कम हो रहा है। संजय जी कह रहे हैं कि मोदी जी का दौर अब खत्म होने वाला है। मोदी जी लाल किले से कह रहे हैं कि अगली बार मैं ही झंडा फहराऊंगा। इस बार ही नहीं फहरा पाए, ध्यान दिया आपने? इस बार जो झंडा ऊपर गया, आप लोग एक वीडियो वायरल कर रहे थे कि झंडा खुला ही नहीं। फैक्ट है, सच है।
ये वीडियो हमने नहीं बनाया, ये भारत सरकार का के द्वारा रिलीज वीडियो है, जिसमें ऐसे वो जो रस्सी होती है झंडे की, उसको नीचे खींचा, ऊपर जाकर को बंदी रह गया, सलामी भी दे दी गई। तो अगले साल तो छोड़िए, इसी साल नहीं फहरा पाए। मैं देख रहा हूं कि आजकल आपकी टीम ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे खूब एक्टिव रह रही है। सोशल मीडिया आज के दौर की एक बहुत बड़ी हकीकत है। ये जनसंपर्क और जनसंवाद का इस समय का सशक्त माध्यम है। आप लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा जो है झूठ वाली राजनीति करती है, तथ्यों को दरकिनार कर राजनीति करती है। एमपी में आप लोगों ने एक मुद्दा उठाया है, कमीशन का मुद्दा उठाया, कर्नाटक में आपने उठाया था, आपको सफलता मिली, आप जीत गए। एमपी में आप उसे लेकर आ रहे हैं और इसका आधार आपने तैयार किया, इसको शुरुआत की एक वायरल चिट्ठी से। एक वायरल चिट्ठी थी किसी के नाम की और उसमें आरोप लगा था कि शिवराज सरकार कमीशन ले रही है। अब चिट्ठी किसने लिखी, कौन लिखा, वो सामने है ही नहीं, वो आदमी मिल ही नहीं रहा है, लेकिन उस चिट्ठी के आधार पे आप लोगों ने आरोप लगा दिया, एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। अच्छा, वो चिट्ठी जिसने लिखी है वो अगर मिल जाएगा तो जिंदा बचेगा? वो बचने देंगे ये लोग? नहीं, ये तो आपका काम है ना कि उस आदमी को ढूंढिए, खोजिए। मतलब वो आदमी है ना, तथ्यों के आधार पर आरोप लगाइए। मतलब चिट्ठी जिसने लिखी है उसका नाम है, जिसको लिखा गया उसका नाम है। निरुपम चिट्ठी लिख दें मेरे नाम से, किसले जी ऐसा कह रहे हैं। तो अगर आपके नाम से लिखा गया तो आप ऑब्जेक्शन लेंगे? तो जिसके नाम, अगर आपको लगता है कोई चिट्ठी फर्जी है तो जिस व्यक्ति के भी नाम से गया है उस व्यक्ति को बाहर आके बोलना चाहिए मैंने चिट्ठी नहीं लिखी। पता तो होना चाहिए पहले। नहीं, वो चिट्ठी अगर वायरल हो गई है, रोहतास से किसी गांव के आदमी के नाम किसी चिट्ठी लिख देंगे थोड़ी खोज पाएगा भाई। अगर रोहतास के उस आदमी की चिट्ठी वायरल हो गई तो रोहतास तक बात पहुंच जाएगी। सोशल मीडिया का जमाना, याद रखिएगा। तो मतलब अगर वायरल हो गया है तो जिस आदमी के नाम से चिट्ठी लिखी गई, अगर तथाकथित तौर पर आप कह रहे हैं, तो उस व्यक्ति को तो पता होगा कि मेरे नाम से चिट्ठी है, तो वो बाहर आके बोले मैंने चिट्ठी नहीं लिखी है। तो ये बीजेपी का चोरी भी और सीनाजोरी भी है। एक तो भ्रष्टाचार, ऊपर से भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो बोले कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं, फर्जी बात है। संजय जी को आप आए दिन टीवी पे देखते हैं, टीवी डिबेट में। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप तमाम लोगों से आप चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, टीवी डिबेट भी खूब होता है, तो भाजपा का कोई ऐसा प्रवक्ता है क्या जिसके साथ आपको बातचीत करने में, तर्क रखने में, तर्क सुनने में मजा आता हो? कोई ऐसा है? सुधांशु हो या गौरव हो? सुधांशु एक पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो वर्तमान स्थितियों पे जब आप बातें करते हैं तो बिना वजह बहुत ज्यादा ऐतिहासिक रेफरेंस दे करके इतिहास की नॉलेज बघाड़ने का कोई मतलब नहीं। तो पढ़े लिखे हैं, अच्छे योग्य हैं, विद्वान आदमी हैं। अच्छा, कोई ऐसा नेता जिसको आप ऐसा मानते हो कि अरे आदमी तो बहुत बढ़िया है लेकिन गलत पार्टी में है, कोई है ऐसा जिसके प्रति आपके मन में ऐसा ख्याल आता हो? पता नहीं, ये सब अचानक ऐसे सवाल पूछे, हमने किसी आदमी के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। अच्छा, आपका राजनीति में आदर्श कौन है? देखा जाए तो हाँ, हमको देख के लगे कि हाँ मुझे ऐसा राजनेता बनना है। देखो, हम लोग साहित्यिक बैकग्राउंड से आए हैं, मैं लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। मैं भी नहीं बोलना चाहिए, मैं एक फेल्ड कवि हूँ। बचपन बड़ा कविता लिखने का शौक था, लेकिन फिर आगे जमा नहीं, कोई कवि नहीं बन पाए। तो इस तरह से एक कवित्व की शैली से निकल के आए थे अटल जी। तो हम उनका जो बोलने का अंदाज था और बड़ा माइक्रो लेवल पे पॉलिटिक्स नहीं करते थे, मैक्रो लेवल पे करते थे, वो मेजर ऊपर तौर पे करते थे, लेकिन उनकी जो समझ थी चीज़ों की वो बहुत अच्छी थी। तो उनको हम लोग बहुत लाइक करते थे और हम लोग बहुत जमाने से उनका भाषण सुनते रहे हैं। एक बार 96 में मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, जब वो जिसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने। आपने इंटरव्यू किया? हाँ, लखनऊ में किया था, उनके साथ गाड़ी बैठ के गए थे। जो पत्रकारिता वाला जो फील्ड है ना, तो मैंने अपने जब पापा से कहा कि मैं मास कम्युनिकेशन करने जा रहा हूँ, तो पापा मेरे गांव के आदमी थे, तो उनको लगा कि ये जो है ये वो कोर्स करे इसमें कि फिल्म के हीरो के पीछे लोग डांस करते हैं ना, ये वह कोर्स हुआ करा था। तो आपने भी बताया कि जब आप भी पत्रकारिता करने निकले जब, तो पापा आपको चाहते थे कि आप जो है इंजीनियर बने। हाँ। लेकिन आप बन गए पत्रकार। कैसे समझाया आपने? समझाना नहीं पड़ा, उसके पीछे एक लंबी कहानी है, उसका एक इतिहास है। हमको, मैं हाई स्कूल में टॉपर था, मैं अपने स्कूल का, तीसरे नंबर पर, फर्स्ट सेकंड तो बेचारे उधर ही रह गए, थर्ड इधर है। तो उस वक्त 69% मार्क्स थे मेरे। 69% मार्क्स वो ह्यूज थी उस जमाने में। 80s में 79 में हमने एग्जाम दिया था, 1980 में हमारा रिजल्ट आया था, तो 69% तब मैट्रिक था, मैट्रिक का लास्ट बैच था वो, उसका 10+2 हो गया। तो इतना अच्छा मार्क्स, और मैं खूब बड़ा अच्छा स्टूडियस स्टूडेंट था। तो घर में सबकी इच्छा थी कि इंजीनियरिंग करें, तो इसलिए हुआ कि भाई साइंस फैकल्टी में एडमिशन लेना चाहिए।
मैं चाह रहा था पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ, बीएन कॉलेज में, बीएन कॉलेज में नहीं मिला, एन कॉलेज में लिया साइंस पढ़ने के लिए। फिर मैं आईएससी किया, आईएससी में इंटरमीडिएट में मैं जो मैथमेटिक्स था उसमें डिस्टिंक्शन मिल गया, तो बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स पढ़ना शुरू किया मैंने, तो एडमिशन हो गया। सडनली कैलकुलस एक दिन पढ़ रहा था मैं, साला इसका आगे उपयोग क्या है। मैं लिखने पढ़ने वाला आदमी, हर हफ्ते जाके शनिवार रविवार को कवि सम्मेलन में कविता सुनाता था, तो मैंने कहा इसका उपयोग क्या, आगे मेरे जीवन में कोई उपयोग ही नहीं है। तो बगैर घर में किसी को बताए मैं धीरे से फैकल्टी चेंज कर दिया। फैकल्टी चेंज जब रिजल्ट आया तो पता चला कि मैं आर्ट्स में हूँ। बातचीत काफी अच्छी रही और समापन का वक्त आ गया है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज संजय निरुपम को हमने जाना, तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत की, तमाम राजनीतिक मुद्दों पे सर का विचार जाना, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। और हमारी ये बातचीत, मुझे तो बड़ा आनंद आया, बाकी आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।